यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पद्यांश को देखेंगे अपने, और इस पद्यांश को हम अच्छे से समझेंगे। ये कविता यहाँ पे दी गई है और फिर इस कविता से हम 1 से 6 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस कविता को पढ़ के ही हमें इसके सही आंसर बताने हैं। पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना दे रही हूँ, फिर इसमें क्या एक पॉइंट से छिपा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, अपने शब्दों में। जिन्हें सपने अपने बन जाते वे तो दीवाने हैं, अगर लक्ष्य जो सादा है, अगर यहाँ पर होगा, अगर लक्ष्य जो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो जिन्हें सपने अपने बन जाते हैं तो वो दीवाने, अगर लक्ष्य जो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से तू न डर। मानो कि आप जो है ना, तो आपका जो लक्ष्य है क्या है, सीटेट है। लक्ष्य क्या है, सीटेट है। अगर आपको अपना सपना सीटेट क्वालिफाई करना है तो सीटेट के पीछे दीवाने हो जाओ, पढ़ने के लिए पूरी मेहनत करो, दिन एक कर दो, रात एक कर दो। अगर लक्ष्य जो तुमने साधा है टीचर बनने का, तो सबसे पहले तो सीटेट क्वालिफाई कर लो, करना होगा तुझे, उसे पाने की कोशिश, तू चल आगे बढ़ तूफानों से न डर। कोई बच्चे कहते हैं मेरा एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, 3 बार फेल हो गया, अब तो लगता है कि पास ही नहीं हो पाऊंगा। घर पे पेरेंट्स ये कहते हैं तुझसे नहीं होगा, समाज वाले कहते हैं तुझसे भी नहीं होगा, और पड़ोसी भी कहते हैं तुझसे, अरे भाई भाड़ में जाए पड़ोसी, भाड़ में जाए सारी दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, सारी दुनिया भाड़ में जाए, मेरा तो 4 बार भी नहीं हुआ, बताओ तुम क्या करोगे। जब यहाँ पे मेरी मेहनत होगी तो मैं खुद निकाल लूँगा। 4 बार वो मेरा क्यों नहीं निकला, क्योंकि मेरी परिपूर्ण मेहनत नहीं थी, मेरी अच्छी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं थी, जो मुझे पढ़ना था वो मुझे पढ़ा ही नहीं, फिर कैसे पास होगे। ओके। और अगर जब आप बार बार इन चीज़ों से डरते हो ना, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेगा, अरे भाड़ में जा दोस्त, भाड़ में जाए समाज वाले, हमें क्या मतलब। जब हम परेशान होते दुखी होते तब तो समाज हमारे साथ नहीं होता। हाँ, जब उन्हें हमारी मजाक उड़ानी होती है तब वो हमारे पीछे पीछे भागते हैं। तो भाड़ में जाए ऐसे समाज को, ऐसे दोस्तों को, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट यहाँ पे है वो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप सबको भाई, कि अगर आपका टारगेट सीटेट है तो उसे एक टारगेट बनाओ सही तरीके से, मैच्योर होके, और कंटिन्यू मेहनत करो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे यही है। चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल जल्दी जल्दी मेहनत कर, रात दिन एक कर दे, ये नहीं कि सो रहा है पढ़ा हुआ, हे रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी, रात अंधेरी फिक्र है क्या, कोई बात नहीं, आज तुम फेल हो जा रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा बेटा कि तुम बहुत ऊंचाई तक जाओगे। अपनी शहर चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल उठ, शहर का मतलब है सुबह, उठ, सुबह निकल चुके, उठ, खड़ा हो जल्दी, क्यों लेटा हुआ है अभी तक, क्यों लेटा हुआ है अभी तक, खड़ा हो, क्या करेगा सो के, क्या करेगा सो के, क्या अवार्ड मिलेगा तुझे, सो के अवार्ड मिलेगा, चल उठ किताब उठाओ और पढ़ाई कर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो बताओ आपको कविता कैसी लगी। सिर्फ और सिर्फ ये पूरी की पूरी कविता करती है हमारे ऊपर, हमें मोटिवेट क्या करती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें मोटिवेट करती है, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे रही है कि भाई अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे सीटेट इस बार क्वालिफाई करना ही है जुलाई का, तो क्यों सो रहे हो अब तक, खड़े क्यों नहीं होते आप लोग अपनी चारपाई से, उठो चलो और पढ़ाई करो, ठीक है। तो यही है बस। चलो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम भाई क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना वो सारे अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कविता के अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यकता है, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, सपन देख पाना, या फिर धन संपदा का होना। क्या बात है। तो कविता के अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर हमें अपने सपन पूरे करने हैं, अगर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है तो भैया तुम्हें क्या करना होगा ये बताओ। तो अगर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है तो हम सोते हुए हमें सपने नहीं देखना, हाँ सीटेट का पेपर हो गया, हाँ सपने में ही सोच रहा है रिजल्ट भी आएगा, क्या बात है मेरी तो फर्स्ट डिवीज़न आई है, मैं तो यहाँ पे
130 प्लस मार्क्स लेके आई हो, है ना, तो भैया 100 मत दे, है ना। और धन संपदा, मेरे पास में बहुत धन है, बहुत ज़्यादा धन है, तो मैं सीटेट क्वालिफाई कर जाऊंगा, धन से कोई मतलब नहीं। अनुकूल परिस्थितियाँ, नो नो नो, बल्कि अगर हमें अपने 100 को पूरा करना है, अगर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है इस बार जुलाई में पक्का, तो निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, पूरा मोटिवेट होना, इच्छा शक्ति होना, पावरफुल होना, मन पर नियंत्रण रखना कि मुझे करना है तो करना है, चल उठ, क्यों सो रहा है, चारपाई से उठ और उठ के मेहनत कर, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन ए है। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छा कहा भाई, कि जीवन में सुख दुख की कड़ी, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या ये हमेशा बनी रहती है? क्या अगर आप आज बहुत दुखी है, बहुत निराश है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, क्या वो हमेशा रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो मानव को सशक्त बनाती है? तो ऐसा भी होता है जब हमारे साथ में कुछ दुर्घटनाएं घटित होती है तो उस टाइम पे हम बहुत टूट भी जाते हैं, है ना। तो सशक्त ऐसा नहीं कह सकते। या फिर मानव को हरा देती है, देखो अगर हरा भी दे रही है तो हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से डटकर उठना है और सामना करना है अपनी उन सभी परिस्थितियों का, है ना। सो यहाँ पे क्या है, सदैव नहीं रहती। तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति भैया सदैव नहीं रहती। आज अगर तुम दुखी हो तो ऐसा कुछ नहीं कि कल भी तुम दुखी होगे, कल एक जीवन में ऐसा पल लेके आएगा जिसमें तुम बहुत हैप्पी होंगे, आपकी एक अलग ही दुनिया होगी। ओके, तो यही है, अभी सीटेट क्वालिफाई कर लो, क्या बात है, जॉब वॉब ले लो, फिर शादी होगी, फिर देखो दुनिया लगी होगी कि नहीं होगी, बच्चे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना लिखाना, ठीक है, तो दुनिया अलग होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ कह रहे हैं, आज अगर दुखी हो तो भैया कल सुखी होगे, अगर आज दुख हो के मेहनत कर लोगे, इसलिए सदैव नहीं रहती। नेक्स्ट है, शहर का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था, शहर का अर्थ है सुबह रात शाम निराशा। यहाँ पर है सुबह, कह रहे हैं ना कि शहर, चल शहर उठ खड़ा हो, यानी कि चल सुबह हो गई, चारपाई से उठ ना, चारपाई से उठ और पढ़, ठीक है। तो इसलिए शहर का अर्थ है सुबह। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? इनमें कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ा दे रही है? गढ़ लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इनमें से कौन सी पंक्ति मानव को एक मनोबल प्रदान करती है? जो सबसे बेस्ट यहाँ पर है लाइन, वो हमें बतानी है, जो सबसे बेस्ट लाइन है जिसमें हम बहुत ही अधिक अच्छे से मोटिवेट होते हैं, तो हमें वो लाइन बतानी है। तो कविता में गढ़ लक्ष्य जो साधा है तूने, है तो ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट, लेकिन मनुष्य के मनोबल को कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा चल कश्ती उठ सागर में उतर, चल कश्ती उठ, चल उठ, चल कुछ कर, गुजरने का वक्त है तेरे पास में, कुछ कर गुजर और दिखा दे, पूरे समाज को दिखा दे, अपनी फैमिली को दिखा दे, अपने रिलेशनशिप वालों को दिखा दे, हैं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उसे भी दिखा दे, तुझे उसने छोड़ दिया था, तेरा बीएफ था, तुझे उसने छोड़, तू भी दिखा दे, ठीक है भाई, थोड़ा हंसी मजाक हो जाती है, बाकी ऐसा काम नहीं करना। अभी सिर्फ और सिर्फ जीएफ और बीएफ अपनी किताबों को बनाओ, अगर इनको जीएफ बीएफ बनाओगे ना तो ये साथ नहीं छोड़ेगी, वो तो साथ कभी भी छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली इन सब चीज़ों से दूर रहिए। थोड़ा हंसी मजाक के लिए जोक मारा था, ओके। तो सबसे बेस्ट है चल कश्ती उठ सागर में उतर। आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा है तूने, एक दिन आएगी सागर में उतर, है रात अंधेरी। तो मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा है तूने, नो 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 नो, बल्कि सागर में उतर, चल कश्ती उठ और सागर में उतर, ये वहाँ पे वाक्यांश सबसे बेस्ट और सटीक यहाँ पे एक उदाहरण आपको देता है। सो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, लास्ट है आपका पद्यांश का। फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है? फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता, चिता, चिंता, चुनौती, डरना। फिक्र का, चल फिक्र क्यों कर रहा है, उठ खड़ा हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। तो यहाँ पे फिक्र का समानार्थी शब्द है भाई चिंता करना। क्या है? फिक्र का समानार्थी शब्द वह शब्द होता है कि एक शब्द के बहुत सारे डिफरेंट अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समानार्थी
शब्द कहते हैं। तो फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है? चिंता है। सो 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। देन अब यहाँ पे हमारे हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो बताओ कविता कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ाने का एक नज़रिया कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे। पेडागोगी का क्वेश्चन है। एक टीचर ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। तो यहाँ पर अध्यापक का क्या एक मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी समिति का परीक्षण करना। टी से इंडिकेट करो टीचर। एक टीचर है, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, एक समूह है, पूरा समूह में विभाजित किया। आज हमें एक कहानी पढ़ रही है हाथियों के बारे में। हाथियों के बारे में टीचर हमें एक यहाँ पे स्टोरी, कहानी सुना रहे हैं पढ़ने। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम पहले बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, यानी कि पहले हम उन्हें क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहेंगे। तो इससे बच्चे क्या करेंगे? स्टोरी में, फिर बाद में हम उसे स्टोरी पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, कि हाथियों की कहानी पढ़ाने से पहले इन्हें इनकी प्रश्नोत्तरी करा देते हैं कि हाथी कौन है कौन नहीं है, और जो हाथी होते हैं कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनके बच्चे कहाँ पे रहते हैं, हथनियाँ कहाँ पे रहती हैं, काम कौन करते हैं, ऐसे वैसे। तो ये सारी चीज़ें हम इन्हें प्रश्न के आधार पर बताएंगे। फिर हम इनकी कहानी पढ़ेंगे। वो चीज़ है कि पहले टीचर क्या कर रहे हैं? प्रश्नोत्तरी करा के टॉपिक के प्रति बच्चों की रुचि पैदा कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट है। आगे देखो, नेक्स्ट है 12वीं कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर डिपेंड रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो 12वीं कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मानो एक क्लास है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, है ना। क्लास में मानो 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे में ना 2-4 बच्चे या फिर एक आधा बच्चा ऐसा होगा, टीचर बहुत शांत होकर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें से 1-2 बच्चा ऐसा होगा जो कि अवरोध डाल रहा है, यानी कि वो अपने ही मन में खोया है, सही से टीचर्स की बात नहीं सुनाना ध्यान दे रहा है पढ़ने लिखने में, सिर्फ और सिर्फ अपने बातों में या फिर औरों को भी क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। कुछ जो है उनका टाइम इधर से इधर हटा रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, कि आपस में ऐसे ही हुई कि वो मानो टीचर पढ़ा रहे हैं और डेस्क पे बैठे हुए बेंच पे बच्चे, और आपस में हम अपने आप ही बात कर रहे हैं। हाँ मोहन, हाँ तुम कल स्कूल क्यों नहीं रहे? मोहन कह रहे हैं मैं शादी में गया था। तुम देखो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मोहन तुम कल कहाँ गए थे? उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे अवरोध पैदा करने वाले होंगे तो फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे? हम कहेंगे उन्हें कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहेंगे। अगर ये बच्चे यहाँ पे अवरोध पैदा करेंगे, इस तरह आपस में बातचीत करेंगे और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम उन बाल को कहेंगे कि बेटा तुम्हें हम ये कार्य दे रहे हैं, ये करो। फिर उनका ध्यान हम उधर से हटा के उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ देंगे। चलो बातें फिर बनाना, ओके, पहले पढ़ाई करो। नेक्स्ट, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल, वाचन है, लेखन है, श्रवण है। सॉरी फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं। तो यह एक्टिविटी क्या यहाँ पे कहलाएगी? ये एक्टिविटी है लेखन कौशल। देखो किसी बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूप करते हैं, संपादन, वही चीज़ जो मैंने कल बताई थी। जैसा सीटेट का एग्ज़ाम है, तो पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम जो बनाएंगे, पहले तो वो ये चीज़ यहाँ पे फाइनल करेंगे, भाई कितने सब्जेक्ट्स इसमें, कितने नहीं है, क्या करना है, मानस मंथन करेंगे, है ना। फिर संयोजन करेंगे, प्रारूपण करेंगे, फिर क्वेश्चन को टाइप करेंगे, लिखेंगे, फिर संपादन करेंगे,
है ना, यानी कि क्वेश्चन की जांच करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है ना, सारे सब कुछ अच्छे से हो गए। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, मानो 2 नंबर का है या फिर 1 नंबर का है, फिर 1.5 नंबर का, इतने नंबर का है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी आपकी लेखन कौशल के अंतर्गत। चलिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ लिखने की हो रही है ना उसमें। आगे देखो 10 क्वेश्चन, और ये हमारा जो 10 क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन है पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में हेल्प करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल 1 to 5 का, तो समालोचनात्मक चिंतन में हेल्प करते हैं। पढ़ना और लिखना, देखो बालक पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। मानो एक पोयम है, मैं आपको वही पोयम सुनाती हूँ बार बार कि कद्दू जी की चली बारात, हुई पतासों की बरसात, वाह क्या बात है, सारी फल सब्जियाँ सब कुछ, सबको भैया बराती बना दिया, दूल्हा भी बना दिया, है ना, क्या बात है। देखो तुम्हारी शादी हो या ना हो, लेकिन भैया फलों की सब्जियों की भी शादी हो गई। ओके, तो जब पढ़ते और लिखते समय हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, समालोचनात्मक चिंतन हम करते हैं, तो वो बिल्कुल हेल्प करती है। और यहीं पे समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल भी है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि ए और आर दोनों राइट है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। भाई बालक पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त उसे अच्छे से कहानी स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहा है, और फिर उसे वो क्या कर रहा है, लिख भी रहा है अपने अर्थों में, अपने शब्दों में, उसका मीनिंग भी समझ रहा है, अर्थ भी समझ रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा बी। आगे नेक्स्ट है, भाषाई कौशल सीखने का सबसे उपयुक्त तरीका है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और पद्धत कार्यों द्वारा। तो भाषाई कौशल सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, देखो भाषा कौशल सीख रहे हैं हम, भाषा लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या केवल और केवल भाषा सीखते वक्त हम लिखित परीक्षाओं को दें। केवल, वैसे भी केवल शब्द है, तो केवल हमारा सीटेट में मान्य नहीं है, अमान्य वर्ड से यहाँ पे रॉन्ग है। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, क्या हम एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की हेल्प से रट्टाफिकेशन, भाषा ड्रिल रटना, अभ्यास की बस रट लो कि हाँ ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, ऐसे सीखनी है, ये है वो है, उसका मतलब नहीं सीखो ना उसका अर्थ सीखो, बस उसे रट लो, रटने से क्या है मतलब है। तो ये भी गलत है, बल्कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से सारी चीज़ों का समावेश करो अपने मन में। आप मानो यहाँ पे हिंदी आपकी मातृभाषा है, और अगर आप यहाँ पे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप अपनी मातृभाषा के आधार पर ही सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा या टीचर ने कहा दिस इज़ अ पेन, तो आप इसकी हिंदी भी पढ़िए कि यह एक क्या है, पेन है। अच्छा इसकी हिंदी ये होती है, अच्छा इंग्लिश में ऐसे लिखा, अच्छा छोटे छोटे वर्ड्स को, अच्छा दिस का मतलब यह होता है, इज का मतलब है होता है, पेन एक का मतलब एक होता है, और पेन का मतलब पेन भाई है ही। ओके, अच्छा तो दिस यह हुआ, इज का मतलब है हुआ, और ए का मतलब एक हुआ, पेन का मतलब पेन हुआ। इस तरह आप अपनी मातृभाषा के आधार पर पढ़ेंगे तो आप दूसरी लैंग्वेज भी सीखेंगे और सभी का समावेश भी आपके अंदर होगा। इसलिए सी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो वर्णनात्मक कौशल का उपयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए। वर्णनात्मक का मीन्स होता है कि आप कुछ चीज़ बेहतर तरीके से और सटीक तरीके से कुछ चीज़ आप सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, या बस ऐसे ही स्कूल आते हैं फिर अपने घर पे चले जाते हैं, बैग घर पे रखा फेंक दिया इधर उधर कहीं पर भी कोने में या फिर नीचे या फिर चारपाई पे, और बस खेल में ही लगे रहे हैं या फिर सो रहे हैं ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीचर्स को बच्चों के अंदर वर्णनात्मक कौशल को कैसे डेवलप करना है, वो हम ऐसे करेंगे कि एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, है ना, ये ऑप्शन राइट है। आप बच्चों से कुछ ऐसा पूछो जो वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुए हो, बहुत ज़्यादा गुमराह हुए हो, या फिर मानो कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ कार्य करते वक्त उनसे कुछ ज़्यादा ही भयानक गलती हो गई या फिर वो कुछ भूल गए, बहुत अचंभित है। इस तरह से कुछ ना कुछ उनसे पूछो तो फिर वह वर्णनात्मक कौशल उनके अंतर्गत क्या होगा, डेवलप होगा।
ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, कि एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ऐसा पूछो कि बारिश क्यों होती है। मानो हमें क्वेश्चन किया बारिश क्यों होती है, क्या मतलब है, कहाँ से होती है। तो इस क्वेश्चन को सोचते वक्त थोड़ा वो अचंभित भी हो गया, बारिश कहाँ से होती है। मम्मी तो कहती है भगवान ने की है बारिश, ऐसे कहते हैं ना, जो आम आदमी होते हैं ये कहते हैं हे भगवान बारिश कर दे, हे भगवान बारिश रोक दे, बहुत बारिश हो गई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता बारिश क्यों हुई, क्या रीज़न था। तो यही तो अचंभित करने वाली बात है। चलो नेक्स्ट है, क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है। गहन, विस्तृत, साझा, निर्देशित पठन। देखो क्लास 7 की एक टीचर है, अध्यापिका है, और निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। यानी कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आपके बीच में है ना ला रही है, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ करा रही है। यानी कि जो हम पढ़ना चाहते हैं, फिर जो हम पढ़ रहे हैं, उनसे भी कुछ अलग आपको सिखाने की कोशिश कर रही है ये जो टीचर हैं। तो यह है भैया किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है, ये यहाँ पे हमें बताना है। ओके, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये कर रही है विस्तृत एक्सटेंटिव पठन। मानो कि हम 7 क्लास में हैं और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए वो तो हम पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा भी उन्हें पढ़ाएं, कुछ एक्स्ट्रा कहानियाँ पढ़ाएं, जैसे कि आपकी जो प्राइमरी लेवल स्कूल होते हैं उसमें एक मीना मंच की एक किताब आती थी उस टाइम पे, है ना। तो जो पाठ्य पुस्तक वो तो हमारी है ही, लेकिन हर सैटरडे को मीना मंच भी पढ़ाया जाता था टीचर्स के थ्रू। तो वही तो है आपकी कुछ एक्स्ट्रा भी पाठ्य पुस्तक। तो जो हमारी मेन है, जो हमें पढ़नी है, उनसे भी अलग कोई पाठ्य पुस्तक जब हमें पढ़ाएंगे टीचर्स, तो वह होगा विस्तृत पठन। ओके, चलिए। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। पुस्तक और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं सिखाओ, विद्यार्थियों का स्तर है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता है। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पठन पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय कौन एक प्रासंगिक नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को चयन कर रहे हैं तो उसमें अनुकूलता होनी चाहिए, वो हमारे जीवन में कहाँ, हमारे सीखने में कहाँ पे क्या आवश्यक है और कहाँ उन्हें आने वाली भाषाओं में आवश्यक होगी, विद्यार्थी का क्या स्तर है, उसी माध्यम से सिखाएंगे। लेकिन सामग्री की अवधारणा और एक जटिलता गहनता होनी चाहिए। भाई जटिल नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे नन्हे प्यारे से बालक है 1 to 5 या फिर 6 to 8 वाले, तो हम उनकी पाठ्य पुस्तक में एक जटिलता नहीं रखेंगे या फिर गहनता नहीं रखेंगे, बल्कि बहुत सिंपलिसिटी, एक सरल, एक रोचक तथ्य रखेंगे, और वो भी सरल माध्यम से। इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, प्रश्न सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो, एक टीचर है और स्टूडेंट्स के द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से इम्पोर्टेंट है, वो है अवलोकन, प्रश्न सत्र और लिखित रिपोर्ट। मानो एक टीचर है और वो आपको कुछ शिक्षण गतिविधि कराएगी, मानो यहाँ पे हिंदी पढ़ाएगी, तो हिंदी पढ़ाने से पहले टीचर भी उसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करेगी, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, किस आधार पे पढ़ाना है, बच्चों का लेवल क्या है, प्रश्न सत्र और लिखित रिपोर्ट, सारी चीज़ें डिपेंडेंट करेगी जिससे बच्चे सही माध्यम से सीखें ऑब्वियसली। सो 15 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हुए। लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बाकी हम फोर्स नहीं करेंगे, आपका मन है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स लोगों में।
सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, है ना। मैं फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़